Hello everyone, I am Dr. Ravindra Kumar and I would like to welcome you in this new video and the topic is knee pain. ओल्ड एज में या फिर आपने देखा होगा कि जो जनरली हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें घुटनों का पेन बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही जल्दी उन लोगों में नी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। 50 के बाद आते ही उन लोगों में घुटने का दर्द शुरू हो जाता है। अगर मैं नी के पेन की बात करूं तो नी के पेन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करते हैं जो एक पूरा स्ट्रक्चर हमारा नी जॉइंट तैयार होता है। जब हम इसमें बात करते हैं नी पेन की, तो नी पेन ऑलमोस्ट नंबर 1 कैटेगरी है जिसमें मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व होते हैं पेन के लिए। जब हम बात करते हैं इसमें पेन के लिए, तो इसमें केवल एक घुटना का जो एक पेन है उसका रीज़न हमेशा एक नहीं होता है। उसमें घुटने के पेन के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि जो कंपोनेंट हैं नी जॉइंट के, लिगामेंट, मसल्स हैं, टिबिया, फिबुला, फीमर, लिगामेंट एंड मसल्स एंड मेनिस्कस, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं ये नी जॉइंट के ही कंपोनेंट हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलके एक नी जॉइंट बना हुआ है। किसी भी चीज़ में इंजरी या प्रॉब्लम की वजह से सबका ट्रीटमेंट सेम नहीं हो सकता, सबका ट्रीटमेंट अलग अलग ही, बहुत स्पेसिफिक ही होगा। जनरली अगर हम बात करें नी पेन की, तो वैसे तो काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं, बट अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मैं 5 जो मेन जो सिम्टम्स हैं नी पेन के, मैं वही कंसिडर करूंगा। उनमें से अगर मैं बात करूं, हमारा पहला जो सिम्टम्स होगा, जो साइन होगा जो नी पेन का, उसमें आपको पेन होगा। नंबर 2 आपको स्टिफनेस हो जाएगी। नंबर 3 आपको स्वेलिंग हो सकती है। नंबर 4 क्रिप्टस साउंड आ सकता है, घुटना सीधा करने में या मोड़ने में पेशेंट को जो है वो साउंड, क्लिक साउंड की आवाज आएगी। मसल वीकनेस नंबर 5, पेशेंट को कई बार पता होता है, कई बार ध्यान भी नहीं होता है पेशेंट का कि उनके घुटने की मसल्स वीक हो चुकी है। तो ये सारी की सारी चीजें, जब मैं पेन की बात करता हूँ, पेन उनको वॉकिंग में एक जगह स्टैंड पे खड़े होने पे उनको पेन की फीलिंग बहुत ज़्यादा होगी। जब मैं स्टिफनेस की बात करता हूँ, तो वो अगर सुबह मॉर्निंग में, आजकल एसी सब लोग यूज़ करते हैं, सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं तो उस समय उनको स्टिफनेस बहुत ज़्यादा लगेगी। या स्वेलिंग की बात करें तो मॉर्निंग स्वेलिंग ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा मिलेगी। सो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं ये नी पेन में बहुत कॉमनली आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। नी की प्रॉब्लम में देखने के लिए सारे सिम्टम्स आपको बहुत इजीली, कॉमनली सभी लोगों में ऑलमोस्ट मिल सकते हैं। इससे पहले कि मैं इसमें और आगे आपको बताऊं, नी के कंपोनेंट के बारे में मैं आपको एक एक्सप्लेन सारा बताना चाहता हूं। एक सेकंड, मेरे पास एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू शायद मैं आपको इजीली सारी चीजें समझा पाऊं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर जो मैंने स्पेशली जो है डिस्कस के लिए अपने पास में रखा हुआ है। सो मैं इसके पहले आपको कंपोनेंट बता देता हूं। अगर मैं बात करूं, दिस इज द राइट साइड इसे नी जॉइंट। सो जब राइट साइड नी जॉइंट की बात करेंगे, सो मैं आपको एक्सप्लेन इसमें कर दूं कि ये जो हमारा है, ये वाला बोन जो है हमारा, ये फिबुला है। दिस इज द टिबिया, दिस इज ब्लू कलर, दिस इज द मेनिस्कस, this is patella, this is LCL, lateral collateral ligament, this is MCL, medial collateral ligament, and the ligament here, this one is ACL and PCL, like anterior cruciate ligament and posterior cruciate ligament. So ये हमारा पूरा नी का स्ट्रक्चर है। अगर जो लोग नहीं देख पाए हैं, मैं उनको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हाँ, सो अगर हम बात करेंगे, ये है फ्रंट, ये हमारा पटेला हो गया है। पटेले के बाद ये जो ब्लू कलर का है, दिस इज मेनिस्कस, दिस इज एंड दिस इज आउटसाइडर, यानी कि बाहर की तरफ वाला, ये लेटरल कोलेटरल लिगामेंट होगा आपका। जब हम इसको घुमाएंगे और इसको एंटीरियर साइड में रखेंगे लाइक दिस, दिस इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, दिस वन। ये हमारा जो शोल्डर, ये हमारा जो नी का जो रोटेशन होता है, ये रोटेशन को ऐसे ऐसे मेंटेन करता है, एक लिमिटेशन देता है कि आपको इतना ही रोटेट करना है।
सो ये सारे कंपोनेंट हैं नी के, जिसके वजह से जिसमें कोई भी इंजरी होने के वजह से या किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होने के वजह से आपको पेन की फीलिंग हो सकती है, चाहे वो मेनिस्कस से रिलेटेड हो, चाहे वो ACL से रिलेटेड हो, चाहे वो फीमर में कोई फ्रैक्चर या एयरलाइन फ्रैक्चर हो, या टिबिया से रिलेटेड हो। यहाँ पे मैं ये बताऊँ कि फिबुला जो है ट्रूली कंट्रीब्यूट नहीं करता है नी जॉइंट में, ये एक एसेसरी बोन है, या कह लीजिए कि गॉड ने एक एक्स्ट्रा बोन दे दिया है जो बहुत कॉमनली ग्राफ्टिंग में काम आता है किसी भी सर्जरी में। बट इसका जो LCL है, लेटरल कोलेटरल जो हमारा लिगामेंट है, वो इससे एसोसिएटेड रहता है फिबुला से। सो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम पटेला के अंदर से देखें तो पटेला के अंदर ये इस तरीके से होगा, और ये हमारा मेनिस्कस है। मेनिस्कस का जो रोल होता है हमारा, वो होता है कि आपका जो भी शॉक ऑब्जर्वर है, दोनों बोन के बीच में जो फ्रिक्शन हो उसको अवॉइड करने के लिए ये बोन और ये बोन के बीच में जब हम मूवमेंट करते हैं तो एक फ्रिक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि रगड़ आपस में ना खाए, तो उसके लिए एक सॉफ्ट पैड होता है, और ये यहाँ पे लेयर होती है मसल्स की, और अंदर फ्लूइड भरा होता है। सो ये नी जो है हमारा इजीली मूवमेंट करने लगता है विदाउट एनी फ्रिक्शन के, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेनिस्कस। सो ये मैंने इसके कंपोनेंट बताए हैं। अब इन कंपोनेंट में अगर हम देखें तो किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम होती है, या किसी भी तरह का कोई इसमें इन कंपोनेंट्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगा, तो आपको नी में पेन की फीलिंग होगी। अगर मैं नी में बहुत कॉमनली अगर मैं बात करूं और मैं इसको ऐसे देखूं कि कॉमन कंडीशंस नी पेन का रीजन क्या है, या किन प्रॉब्लम्स की वजह से नी में पेन आता है, सो ऐसी मैं 5 कंडीशंस बहुत कॉमनली लोगों में देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए मिलती हैं, जिसमें मैं नंबर 1 अगर हम बात करें तो ओस्टियोआर्थराइटिस है, सेकंड नंबर पे हम बात करें तो पैटेलोफेमरल सिंड्रोम है, थर्ड नंबर की बात हम करें लिगामेंट इंजरी है, फोर्थ नंबर की बात करें हम मेनिस्कस टीयर है, फिफ्थ नंबर की हम बात करें तो टेंडनाइटिस है। ये पांचों कंडीशंस बहुत ही कॉमनली लोगों में देखने के लिए मिलती हैं, जितने भी लोग नी पेन के होते हैं। बट जो प्राइमरी जो हमारी कंडीशन है दैट इज ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस में अगर हम बात करें तो ये एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, और आफ्टर 50 जो है बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू होते हैं, और ये बहुत सारे लोगों में, ऑलमोस्ट सभी लोगों में जो डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, उन सभी लोगों में देखने के लिए बहुत कॉमनली मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करें आजकल बहुत अर्ली एज में भी ओस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम देखने के लिए मिला है। बिलो 40 भी कुछ पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनमें ये चेंजेस देखने के लिए मिला है। इस तरह की कंडीशन को सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और जो आफ्टर 50 जो प्रॉब्लम होती है, घुटनों में दर्द वाली जो प्रॉब्लम शुरू होती है, दैट इज प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन है। सो जब हम प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन की बात करते हैं, तो ये जो हमारा सरफेस है, ये इसका इरोजन हो जाता है, ये ना यहाँ पे ओस्टियोफाइट फर्मेंटेशन हो जाता है, ओस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, क्रिप्टस साउंड आने की शुरू हो जाता है, और इसके कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं जैसे मॉर्निंग स्टिफनेस, मॉर्निंग स्वेलिंग, फिर कुछ टाइम के बाद में वो कम हो जाता है। ये तो एज रिलेटेड हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे कुछ लोगों में, जैसे कि सेकेंडरी जो हमारा ओस्टियोआर्थराइटिस होता है, वो अर्ली एज में इस वजह से हो जाता है, अगर आप एक्सेसिवली वियर एंड टियर कर रहे हैं, आप किसी ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कि स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, स्टैंडिंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, लाइक आप किसी होटल इंडस्ट्री में हैं, या आप सिक्योरिटी का कोई आपका इस तरह का बिजनेस से आप एसोसिएटेड हैं, तो उस तरह की चीज़ों में जहाँ पे आपको ज़्यादा देर तक खड़े रहना है और वियर और टियर ज़्यादा होता है, उसको हम सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस में काउंट करते हैं। जब हम नंबर 2 की बात करते हैं तो पैटेलोफेमरल सिंड्रोम, ये बहुत कॉमनली आपको स्पोर्ट्समैन में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा पटेला के जो नीचे जो हमारा सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, ये वहाँ पे उसका जो कैप का नीचे जो भी सॉफ्ट स्ट्रक्चर हो वो डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से पेशेंट को पेन फील होता है। एंड ये बहुत कॉमनली आपको स्पोर्ट्समैन में देखने के लिए मिलेगा। जब हम थर्ड पॉइंट पे बात आते हैं, थर्ड पॉइंट होता है हमारा लिगामेंट इंजरी। लिगामेंट इंजरी में चाहे वो बहुत कॉमनली आपने सुना होगा ACL एंड PCL इंजरी,
मैक्सिमम लोग जब स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं तो एसीएल और पीसीएल इंजरी का, मोस्टली उसमें भी एसीएल इंजरी का बहुत ज़्यादा आपने देखने के लिए मिला होगा, स्पेशली जो फुटबॉलर होते हैं, फुटबॉल के जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनमें, या अदर स्पोर्ट्स लाइक वॉलीबॉल, क्रिकेट, उनमें भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन बहुत कॉमनली जो देखने को मिलता है फुटबॉल, जो लोग प्लेयर हैं फुटबॉल के, उनमें बहुत कॉमनली देखा जा सकता है। अगर मैं बात करूं एसीएल, दिस इज द एसीएल, घुटने का जो हमारा पीछे वाली जो साइड होती है उसमें अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर जा रहा होता है, और ये हमारे जो है रोटेशन को, यानी कि हमें ऐसे रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करना है, उसकी लिमिटेशन को ये रोक के रखता है कि आपको इतना ही करना है, इससे एक्सीड नहीं करना है। कई बार वो जब ओवर स्ट्रेच हो जाता है तो लिगामेंट में इंजरी आ जाती है। इसके अलावा लिगामेंट इंजरी एमसीएल और एलसीएल भी हैं, बट इनमें उतना कॉमन नहीं है जितना एसीएल इंजरी आप बहुत कॉमनली सुनने के लिए आपको मिल सकता है। मोस्टली ये स्पोर्ट्समैन में आपको देखने के लिए मिलेगा। सो ये हमारा हो गया थर्ड कंडीशन। अब हम फोर्थ जब पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ जो नी में प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी मेनिस्कस टियर की। ये दिस ब्लू लाइन इज मेनिस्कस, दिस ब्लू लाइन इज मेनिस्कस, दिस वन, यस, दिस ब्लू लाइन इज मेनिस्कस। इसका काम होता है कि आपको किसी भी तरह के फ्रिक्शन से आपको प्रिवेंट करेगी। जब दो बोन मूवमेंट कर रहे हैं आपस में, तो अगर ये सॉफ्ट पैड नहीं होगा बीच में, तो इसमें हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन होगा दोनों बोन के वजह से, दोनों बोन के बीच में, और जिसकी वजह से आपको पेन फील हो सकता है। बट हमने क्या किया यहाँ पे, गॉड ने क्या क्रिएट किया हुआ, इसको एक सॉफ्ट पैड एक दे दिया है जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई भी पेन की फीलिंग इसमें नहीं होती है जब आप मूवमेंट करते हैं, और इन दोनों बोन की फ्रिक्शन से आप बच जाते हैं, रगड़ से आप बच जाते हैं जनरली टर्म में देखें तो। इसमें इंजरी आ जाती है, या एक एज के बाद ये बहुत ज़्यादा थिन होने लगता है, या आप ऐसा कह लीजिए बहुत ज़्यादा हाइट से कूदने पे भी जो है वो मेनिस्कस में प्रॉब्लम आ सकती है। सो इस कंडीशन को हम मेनिस्कस टियर कहते हैं। दिस इज द फोर्थ वन। जब हम फिफ्थ वन की बात करते हैं तो दिस इज द टेंडनाइटिस। बेसिकली मसल से जुड़ा होता है, कुछ मसल्स हमारे थाई में ऊपर की तरफ ऐसे गई हुई होती है, कुछ हमारे पीछे बोन में इस तरह से पीछे से गई हुई होती है। आप अगर नाम से आप जानेंगे तो क्वाड्रिसेप्स कह लीजिए या हैमस्ट्रिंग कह लीजिए, इनमें जो है आपका बहुत कॉमनली जो है वो आपको टियर देखने के लिए मिल जाता है, और इस मसल पुल को ही हम टेंडिनाइटिस कहते हैं। और ये बहुत सीवियर होता है, पेशेंट को जो है, जिनको भी स्पोर्ट्समैन को ये प्रॉब्लम होता है, उनको चलने में बहुत डिफिकल्टी होती है और ये बहुत पेनफुल होता है। ये हो गई हमारी सारी नी की कंडीशंस। इसके बारे में मैं आपको, जैसे अभी मैंने 5 कंडीशंस आपको बताई हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम, लिगामेंट इंजरी, मेनिस्कस टियर या टेंडिनाइटिस, इन पांचों के ऊपर मैं आपको अलग अलग एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप ये देख सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम से में आप कैसे पेन से बच सकते हैं, कैसे अपना घर पे आप एक उस पेन को मैनेज कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स मैं आपको आपका जो भी उससे प्रॉब्लम रिलेटेड हो, आप वो वीडियो देख के अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी कंडीशंस, नी पेन में आपको ये कंडीशंस होती हैं। अब हम बात करें इनके डायग्नोसिस की। तो जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो इसमें हम 3 तरह से किसी इसका नी की इंजरी का हम या नी पेन का हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर हम नंबर 1 बात करें तो कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं हमारे, तो स्पेशल टेस्ट से हम लोग जान सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लिगामेंट का या इस पर्टिकुलर मसल की इंजरी है, तो स्पेशल टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, या फिर आप नी का एक्सरे करा के दे सकते हैं, या फिर आप एमआरआई करा सकते हैं। बट सारी कंडीशंस के लिए आप एक्सरे एमआरआई नहीं करा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बताऊं ऑस्टियोआर्थराइटिस या पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम जो है उसके लिए आप, या तो ऑस्टियोआर्थराइटिस तो इतना कॉमन है कि आप जनरली सिम्टम्स देख के, और अगर आप इसके सिम्टम्स देखेंगे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आप अबाउ 50 है, मॉर्निंग स्टिफनेस है, मॉर्निंग स्वेलिंग है, कुछ टाइम के बाद आप रिलैक्स हो जाते हैं, डिजनरेशन शुरू हो गया है ना। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के हैं और आप इसका एक अनुमान लगा सकते हैं। बट फिर भी अगर आप इसकी एक्चुअल कंडीशन या प्रोग्रेशन देखना चाहते हैं तो आप नी ऑस्टियोआर्थराइटिस और पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम के लिए एक्सरे भी करा के देख सकते हैं। जब हम बात करते हैं लिगामेंट इंजरी की और मेनिस्कस टियर की, तो इसके लिए आपको एमआरआई कराना पड़ेगा, या फिर आप स्पेशल टेस्ट जो मैं बता रहा हूँ, जब भी आप कंसल्टेशन लेते हैं डॉक्टर से, या आप किसी फिजियोथेरेपी क्लिनिक में डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करते हैं, तो अपनी कंसल्टेशन में वो
आपको एग्जामिन करते हैं और उनके कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जिसके हिसाब से से उनको एग्जामिन करने के बाद ये पता लगता है कि इनका MCL का टीयर है, इनका ACL का टीयर है, मेनिस्कस में प्रॉब्लम है या उनको एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है। सो ये स्पेशल टेस्ट होते हैं। सो मेरा कहना है कि आपको मेनिस्कस टीयर में और टेंडनाइटिस में भी आपको MRI कराकर ही देखना पड़ेगा, एक्सरे उसमें काम नहीं करेगा। एंड सेम लिगामेंट इंजरी में भी आपको MRI ही कराना पड़ेगा। या स्पेशल टेस्ट से आप पांचों का भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंडीशन है। अदरवाइज ऑस्टियोआर्थराइटिस और पटेलोफेमरल सिंड्रोम के लिए आपको एक्सरे एंड लिगामेंट मेनिस्कस टीयर के लिए आपको MRI कराना पड़ेगा और ऐसे ही आपको टेंडनाइटिस के लिए भी MRI ही कराना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा डायग्नोसिस हमने कर लिया, एग्जामिनेशन हमने कर लिया, उसके बाद जब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जब भी नी में पेन होता है तो हमको स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज दो तो ये देना होता ही होता है पेशेंट्स में। बट बी केयरफुल कि उनका पेनफुल कंडीशन ना हो, उसको जितना बॉडी परमिट करे हमें उतना ही स्ट्रेच करना है या उतना ही उनको फोर्स देना है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें डॉक्टर जो है या सर्जन जो है सर्जरी से पहले पेशेंट को रिहैबिलिटेशन के और पेशेंट को फिजियोथेरेपी के लिए भेजते हैं, बिकॉज उनका मसल जो है वो इतना ज़्यादा वीक होता है कि उनको सर्जरी करना उस समय में डिफिकल्ट हो सकता है। तो डॉक्टर बोलते हैं उनको आप जाइए फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में एंड डू सम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। एंड जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या जो डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं वो उनको सारा गाइड करते हैं किस तरह से आपको करना है और उनकी मसल को वो स्ट्रेंथन करते हैं सर्जरी से पहले। एंड ये जो हमारा ऑपरेटिव जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है ये बहुत हेल्प करता है सर्जरी में। और सर्जरी के बाद जो पेशेंट 1 महीने बाद चलने वाला था वो 15 दिन में भी या 20 दिन में चलना शुरू कर सकता है। इतना जो हमारा प्री ऑपरेटिव जो हमारे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम है उसका इफेक्ट होता है। बहुत सारे कंट्रीज में इसको बहुत कॉमनली फॉलो किया जाता है। जब हम 4th नंबर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आता है पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइजेज। यानी अगर आप किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू गए हैं, आपने नी रिप्लेस कराया, हिप रिप्लेस कराया, शोल्डर का कोई इंजरी है, तो आपका एक पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज होती है, पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे आपका जो बॉडी का पार्ट जो कि जिसका सर्जरी हुआ है वो वापस प्रॉपर उसी तरह से वर्क कर पाए। सो ये हमारा 4th पॉइंट हो गया। जब हम 5th पॉइंट की बात करते हैं तो दैट इज द रिहैबिलिटेशन। जब भी आप किसी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात करें या आप सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें स्पेशली स्पोर्ट्समैन में, तो रिहैबिलिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे आपका ACL है या PCL की आपको इंजरी है और उस समय में आपको ना सिर्फ आपका पेन ठीक करना बल्कि आपको मेंटली और साइकोलॉजिकल ये कॉन्फिडेंस देना कि आप ग्राउंड तक जा सकते हैं, वो पूरा प्रोटोकॉल होता है। एंड रिहैबिलिटेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं स्पोर्ट्समैन के लिए तो उनका काम ना केवल उस फिजिकली पार्ट को ट्रीट करना होता है बल्कि पेशेंट को एक कॉन्फिडेंस देके ग्राउंड तक ले जाना भी एक डॉक्टर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सो यहाँ पे मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़रूरी वीडियोस और आपको कंटेंट मिल सके। यहाँ पे मैं यहीं समाप्त करूँगा। थैंक यू वेरी मच।